कहानियाँ जो दिल की धड़कनों को तेज कर दें और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दें। आप देख रहे हैं रामजय एस्पायर टॉक्स, जहां हर कहानी एक राज होती है। एपिसोड 1016 मुक्त बाजार। एक प्रचंड हत्या की आभा अंतहीन क्रूरता के साथ ध्रुवांत के मन में उमड़ पड़ी और अंतहीन रूप से ध्रुवांत की आत्मा पर हावी हो गई, जिससे उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में खून की प्यासी आभा उठ रही हो। यह महसूस करते हुए ध्रुवांत निर्णायक था और उसने सनसनी काट दी। उसकी आंखें गंभीर भाव से खुल गईं। आत्मबलिदानी राक्षसी मुक्का वास्तव में भयानक था। सिर्फ साधना के लिए ही उसे खून की प्यास से प्रभावित होने की आवश्यकता होगी। हालांकि ध्रुवांत इस मामले को लेकर बहुत चिंतित नहीं था। यदि एक दिव्य क्षमता को इतनी आसानी से साधा जा सकता, तो इसे दिव्य क्षमता नहीं कहा जाता। अब मुझे बस हर दिन खून की प्यास महसूस करनी है, जब तक कि मैं धीरे धीरे इस पर नियंत्रण हासिल न कर लूं, इससे पहले कि मैं इसे साधने का प्रयास कर सकूं, ध्रुवांत ने खुद से बुदबुदाया। यदि वह आत्मबलिदानी राक्षसी मुक्का चलाना चाहता, तो उसकी आत्मा को खून की प्यास की स्थिति में होना पड़ता। केवल मृत्यु को भूलकर ही वह वास्तव में आत्मबलिदानी राक्षसी मुक्के की ताकत को उजागर कर सकता था। लेकिन भले ही आत्मबलिदानी राक्षसी मुक्के की साधना विधि अत्यंत कठिन थी, ध्रुवांत फिर भी अपने दिल में चुपके से खुश हो रहा था। हालांकि उसे केवल एक ही चाल मिली थी। अगर वह इसे सफलतापूर्वक साध सकता तो यह उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता बन जाता। हफ! ध्रुवांत ने गहरी सांस ली और अपने दिल में खुशी को दबा दिया। फिर उसने अपना मन शांत किया और वध के युद्ध क्षेत्र में चला गया। अब से उसे क्रूर हत्या की आभा को समझना होगा और जितनी जल्दी हो सके इसके अनुकूल होने की कोशिश करनी होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वह आत्मबलिदानी राक्षसी मुक्का चला सकता था और देख सकता था कि यह कितना चौंकाने वाला था। अगली सुबह अंधेरा धीरे धीरे छंट गया और ध्रुवांत की पार्टी अपनी साधना अवस्था से जाग गई। चीजों को व्यवस्थित करने के बाद वे एक बार फिर बाहर निकल गए थे। तेजी से यात्रा करते हुए ध्रुवांत ने पहली बार अनुभव करना शुरू कर दिया था कि दिव्य पशु उत्पत्ति कितनी विशाल थी। विशेष रूप से कुछ क्षेत्र जो अगाध खाइयों से भरे थे। ऊपर से देखने पर उन्हें पता चलेगा कि वे अगाध स्थान सभी एक विशाल हथेली द्वारा फाड़ दिए गए थे। उस दृश्य ने ऐसा बना दिया था जैसे पूरी जमीन फट गई हो। यह दृश्य साबित करता है कि प्राचीन काल में जब फी वंश के विशेषज्ञों ने दिव्य पशु उत्पत्ति की ओर हमले शुरू किए थे, तो यह कितना विनाशकारी था। उन अगाध स्थानों के लिए भले ही वे क्षेत्र खजाने की आभा का उत्सर्जन कर रहे हों, ध्रुवांत की पार्टी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दसियों हजार वर्षों के बाद भी उस स्थान पर अभी भी कुछ बुरी आभाएं मंडरा रही थीं। वे बुरी आभाएं स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ असंगत थीं। यदि वे अंदर जाते तो संभावना थी कि उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से समाप्त हो जाएगी, इस हद तक कि बुरी आभाएं आक्रमण कर सकती हैं और उनकी आत्माओं को घायल कर सकती हैं। रास्ते में उन्हें अन्य कुलों के काफी विशेषज्ञों का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब उन लोगों ने ध्रुवांत की पार्टी का गठन देखा तो वे काफी चतुराई से चले गए। आखिरकार केवल उपस्थिति से ही निर्णय लेते हुए उनकी पार्टी में 5 वास्तविक 7वीं कक्षा के सम्राट थे। अन्य 3 के लिए कमजोर दिखने वाली सुप्रा के अलावा
उनमें से किसी ने भी उन्हें उकसाने की कोशिश नहीं की। इस प्रकार इसने उन टीमों के दिलों को तितर-बितर कर दिया था जो बुरे इरादे पाल रही थीं, जिससे उनकी यात्रा सुगम हो गई। इस प्रकार समय तेजी से बीत गया और ध्रुवांत दिन भर यात्रा करता रहा, जबकि रात में आत्मबलिदानी राक्षसी मुक्के की खून की प्यास को समझता रहा। तीसरे दिन ध्रुवांत ने अचानक पाया कि और अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव दिखाई दिए हैं। इसके अलावा वे सभी एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। इस दृश्य ने ध्रुवांत को बता दिया कि वे शायद उस मुक्त बाजार के करीब पहुंच रहे थे जिसके बारे में शांतनु ने बात की थी। हम पहुंच रहे हैं। शांतनु ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया था और ध्रुवांत और बाकी लोगों से कहा, जब हम मुक्त बाजार में प्रवेश करेंगे तो हम उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अलग हो जाएंगे जो हमें घातक आभा का विरोध करने में मदद कर सकती हैं, ताकि यह हमारे लिए असंख्य पशु कब्रिस्तान में जाने के लिए उपयुक्त हो। आपके पास सामग्री की एक सूची भी है, इसलिए यदि आप उन्हें पाते हैं तो उन्हें खरीद लें, क्योंकि वे हमें एक और गारंटी देंगे। अच्छा, ध्रुवांत ने उसे सुनने के बाद सिर हिलाया। भूष! कई प्रकाश की धारियां क्षितिज के पार उड़ गईं और तेजी से मुक्त बाजार के पास पहुंचीं, सीमा पर उतरीं। जब वे मुक्त बाजार की सीमा के बाहर उतरे तो ध्रुवांत की आंखों में सदमा चमक उठा। यहाँ का फलता फूलता पैमाना उनकी अपेक्षाओं से अधिक था। उनके अनुमान के अनुसार मुक्त बाजार में यहाँ 1000 से कम नहीं होंगे। वे प्रवाह के साथ मुक्त बाजार में दाखिल हुए, इससे पहले कि शांतनु और राक्षसी गैंडे वंश के 3 विशेषज्ञ ध्रुवांत की पार्टी से अलग हो गए और भटक गए। सुप्रा उत्साह के साथ दाखिल हुई, अपनी युवा महिला विशेषताओं को प्रकट करते हुए, जिसे जीवंत स्थान पसंद थे। जब ध्रुवांत और अन्य दो ने उसे देखा तो वे मुस्कुराए। वे शुरुआत में खजाने की तलाश के इरादे से आए थे, इसलिए वे उसके पीछे चले और इधर-उधर भटकते रहे। मुक्त बाजार अत्यंत विशाल था और आसपास के विशाल चट्टानों ने विभिन्न पैटर्न बनाए थे। कुछ लोग रास्ते के दोनों किनारों पर चट्टानों पर बैठे थे, जिनके सामने मोटे पत्थर के पेड़ थे। पेड़ की शाखाओं पर क्रिस्टल गेंदें प्रकाश से टिमटिमा रही थीं और सभी प्रकार की आकर्षक वस्तुएं क्रिस्टल गेंदों में थीं। वहां स्क्रॉल, प्राचीन तलवारें, सफेद हड्डियां और सभी प्रकार के विचित्र खजाने थे जो आंखों को चमकदार लगते थे और ध्यान आकर्षित करते थे। ध्रुवांत धीरे धीरे चला और कभी-कभी कुछ ऐसी सामग्रियों का सामना किया जो घातक आभा का विरोध कर सकती थीं। इस प्रकार उसने उन्हें खरीदने के लिए अपना कदम बढ़ाया था। हालांकि वे सामग्रियां दुर्लभ थीं, कीमत सभी सम्राट आध्यात्मिक तरल की असंख्य बूंदों के भीतर थी, इसलिए यह ध्रुवांत के लिए कोई समस्या नहीं थी। जैसे ही वे सामानों को खंगाल रहे थे, ध्रुवांत ने कुछ ऐसी वस्तुएं भी खोजीं जिन्हें खजाना माना जा सकता था। लेकिन विक्रेता स्पष्ट रूप से इसके बारे में जानता था, इसलिए कीमत कम नहीं थी। इस प्रकार उसने केवल एक नजर डाली थी इससे पहले कि उसने हार मान ली। ऐसी वस्तुएं खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं थी जो उसके लिए बहुत फायदेमंद न हो, जिससे उसका सम्राट आध्यात्मिक तरल बर्बाद हो। इस प्रकार रास्ते में ध्रुवांत आह भरे बिना नहीं रह सका। इस मुक्त बाजार में कई वस्तुएं शीर्ष गुणवत्ता की थीं, और यदि उन्हें बाहरी नीलामी घरों में रखा जाता तो वे वस्तुएं निश्चित रूप से एक बड़ी कीमत आकर्षित करतीं। जैसे ही वे धीरे धीरे इस मुक्त बाजार के आंतरिक खंड में चले गए, वे चारों एक अत्यंत मोटी पत्थर की पेड़ की शाखा के सामने रुक गए थे। पत्थर का पेड़ छोटा नहीं था,
यह बाकी की तुलना में 1 गुना मोटा था। इसके अलावा इस पर कई वस्तुएं थीं। वे आंखों को चमकदार लगती थीं और वे असाधारण लगती थीं। इसलिए लोग लगातार पत्थर 3 पर चीजों को देखने के लिए आ रहे थे। ध्रुवांत ने भी अपनी निगाहें उधर डालीं और उसकी आंखों में सदमा दिखाई दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने महसूस किया कि सभी चीजें मुहरों से ढकी हुई थीं। वे मुहरें अत्यंत प्राचीन थीं, जिससे दूसरों के लिए उनमें बहुत गहराई तक झांकना असंभव हो गया था। भाई, इसका क्या मतलब है? ध्रुवांत ने पत्थर के पेड़ के नीचे देखा, जहां एक पतला आदमी चुपचाप बैठा था। हालांकि उस आदमी ने अपनी आंखें नीचे रखी हुई थीं, जैसे कि वह नींद में हो। ध्रुवांत उससे एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। उस आदमी की ताकत को कम आंकने लायक नहीं थी। ये सभी चीजें मेरे द्वारा एक खंडहर से ली गई थीं, लेकिन उन पर मुहरें हैं। वे मुहरें बहुत अजीब हैं और उन्हें तोड़ने में सफलता की संभावना केवल 30% है। जिस क्षण यह विफल होता है, खजाना आत्मविनाश कर लेगा। तो अगर कोई कोशिश करना चाहता है, तो सम्राट आध्यात्मिक तरल की 5 लाख बूंदें चुकाए और आप तोड़ने के लिए एक चुन सकते हैं। स्वाभाविक रूप से मैं सफलता या विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगा। तो भले ही आपको एक संत कलाकृति मिल जाए, तो वह सब आपकी है। पतले आदमी ने अपनी आंखें उठाईं और ध्रुवांत पर एक नजर डाली, इससे पहले कि वह धीरे धीरे बोला। उस व्यक्ति का नियम बाकी सभी से अलग था। अपनी किस्मत आजमाने के लिए लॉटरी विधि का उपयोग करना। यदि कोई बदकिस्मत होता, भले ही वे सील खोलने में कामयाब हो जाते, तो उन्हें केवल कचरे का ढेर मिलता। सील तोड़ने के एक मौके के लिए सम्राट आध्यात्मिक तरल की 5 लाख बूंदें। इसके अलावा संभावनाएं आधी भी नहीं हैं। क्या तुम पागल हो? बगल से किसी ने मजाक उड़ाया, क्योंकि उस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से सोचा था कि विक्रेता अत्यधिक कीमत की मांग करने की कोशिश कर रहा था। जब उसने बोला, तो आसपास के कई लोग थे जो लंबे समय से देख रहे थे। यह आकर्षक था, लेकिन सम्राट आध्यात्मिक तरल की 5 लाख बूंदों की कीमत ने भी उनके एक और कदम आगे बढ़ाने के प्रयासों को रोक दिया था। हालांकि पतला आदमी उन पर कोई ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था। उसकी वस्तुओं का सभी ने सावधानीपूर्वक चयन किया था, इसलिए अच्छी दूरदर्शिता वाले लोग स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकते थे कि वस्तुएं असामान्य थीं। यदि उन वस्तुओं में सफलता की इतनी कम संभावनाएं न होती, तो वह उन्हें खुद ही तोड़ रहा होता। हालांकि उसने एक बार इसका प्रयास किया था, जिसने उसे गुस्से में छोड़ दिया था। उसकी किस्मत बहुत खराब थी और वह सील को सफलतापूर्वक तोड़ने में सक्षम नहीं था। ध्रुवांत और कालिका ने एक नजर का आदान प्रदान किया और उनकी रुचि बढ़ गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि भीतर सीलबंद वस्तुएं सभी असाधारण थीं। शायद वे एक प्रयास कर सकते थे। उन चारों के दिलों में ऐसा विचार कौन था, इससे पहले कि वे क्रिस्टल गेंदों पर अपनी निगाहें डालते? जबकि वे चारों इधर-उधर देख रहे थे, ध्रुवांत और सुप्रा की निगाहें अचानक जम गईं जब उन्होंने नीचे दाईं ओर लटकी हुई एक क्रिस्टल गेंद को देखा। क्रिस्टल गेंद के भीतर एक मुट्ठी के आकार का काला पत्थर था। पत्थर एक अंडे की तरह था और यहाँ तक कि जलने के निशान भी लगते थे। एपिसोड 1017 फीनिक्स अग्निसार। जब ध्रुवांत और सुप्रा की निगाहें उस काले पत्थर पर केंद्रित हुईं, जो एक अंडे जैसा लग रहा था,
तो पूर्व कुछ हद तक हैरान था और उसने अपने बगल में लड़की के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। स्पष्ट रूप से उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे दोनों उस एक वस्तु की ओर आकर्षित होंगे। काले पत्थर पर जलने के निशान अत्यंत साधारण थे, लेकिन अपनी असाधारण इंद्रियों के माध्यम से ध्रुवांत काले पत्थर में असामान्य उग्र उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। सुप्रा ने अपनी आंखें एक चमक के साथ खोलीं, फिर उसने ध्रुवांत की आस्तीन पकड़ ली और एक ऐसी आवाज का इस्तेमाल किया जिसे केवल वही सुन सकता था। बड़े भाई ध्रुवांत, काले पत्थर में एक फीनिक्स ज्वाला सार लगता है। फीनिक्स अग्निसार। ध्रुवांत का दिल हल्के से कांप उठा। तथाकथित फीनिक्स अग्नि फीनिक्स वंश के लिए अद्वितीय एक लौ थी जो अत्यंत दबंग थी। फीनिक्स अग्निसार फीनिक्स अग्नि का परिष्कृत सार था। इसे एक खजाना माना जा सकता था और यह उन लोगों को बहुत लाभान्वित करेगा जो अग्नि विशेषता की साधना करते थे। लेकिन जिसने उसे चौंक दिया वह यह तथ्य था कि उसने केवल काले पत्थर में अजीब उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। हालांकि सुप्रा तुरंत भीतर सीलबंद वस्तु को भेज सकती थी। तुमने इसे कैसे महसूस किया? ध्रुवांत अपनी आवाज प्रसारित किए बिना नहीं रह सका और पूछा। सुप्रा ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं जब वह हंसी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास एक चौंकाने वाली जन्मजात धारणा है। कुछ भी सीलबंद मेरी पहचान से बच नहीं पाएगा। ध्रुवांत का दिल कांप उठा क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि लड़की में ऐसी जन्मजात प्रतिभा होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह काले पत्थर में सीलबंद खजाने का निर्धारण क्यों कर सकती थी। कीमत के मामले में एक फीनिक्स अग्निसार सम्राट आध्यात्मिक तरल की 5 लाख बूंदों से काफी अधिक था, जिसे अग्निविशेषता वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की साधना करने वालों के लिए एक कीमती खजाना माना जा सकता था। ध्रुवांत ने सुप्रा को देखा, जिसकी आंखें चमकदार थीं। वह स्पष्ट रूप से इससे मोहित थी, इसलिए उसने कहा, तुम इसे चाहती हो? सुप्रा फीनिक्स वंश से थी शुरुआत में और फीनिक्स अग्नि रखती थी। यदि वह फीनिक्स अग्निसार को अवशोषित कर सकती तो यह निस्संदेह उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सुप्रा ने हिंसक रूप से सिर हिलाया और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, लेकिन मेरे पास इतना सम्राट आध्यात्मिक तरल नहीं है। इसके अलावा भले ही हम जानते हैं कि वहाँ क्या है, यह निश्चित नहीं है कि हम सील तोड़ सकते हैं। 30% की संभावना बहुत कम थी और यदि वे विफल हो जाते तो यह वस्तु को राख में मिला देता। किसी भी चीज के बावजूद हमें अभी भी एक कोशिश करनी है। ध्रुवांत मुस्कुराया। जब से वह दिव्य पशु उत्पत्ति में प्रवेश किया था, लगभग कई चीजें उसके द्वारा लाभान्वित हुई थीं। मौलिक अभी भी बेहतर था क्योंकि वह भी देह शोधन शिवालय में प्रवेश कर सकता था, जबकि कालिका और सुप्रा को लंबे समय तक बाहर इंतजार करना पड़ा था। उसे और कालिका को इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके लिए यह महसूस करना अपरिहार्य था कि वह उस लड़की सुप्रा का ऋणी था। अब जब उसे कुछ ऐसा मिल गया था जिसकी उसे जरूरत थी, तो ध्रुवांत अभी भी सम्राट आध्यात्मिक तरल की 5 लाख बूंदें खर्च करने को तैयार था। अपनी बात समाप्त करते हुए ध्रुवांत ने अब और संकोच नहीं किया। एक पकड़ने वाला इशारा किया और काले पत्थर वाली क्रिस्टल गेंद उसके हाथ में गिर गई। उसी समय उसने अपना हाथ लहराया था और एक जेड बोतल पत्थर के पेड़ के नीचे पतले आदमी की ओर उड़ गई थी। जब बाद वाले ने बोतल प्राप्त की तो उसने केवल इसे महसूस किया था
और क्रिस्टल गेंद से जुड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा स्ट्रिंग को उसने अपनी उंगली के एक झटके से काट दिया था। काले पत्थर की सतह खुरदरी थी और उसकी सतह पर जले हुए निशान थे। इस पर प्राचीन रून्स भी बने थे। रून्स अत्यंत गहन दिखते थे। ध्रुवांत ने काले पत्थर को पकड़ लिया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। आध्यात्मिक ऊर्जा के धागे काले पत्थर में प्रवेश कर गए और उसने प्राचीन सील की जांच की। काफी देर बाद वह अपनी भौहें सिकोड़कर आंखें खोलता है। सील अत्यंत विचित्र थी। यदि वह जबरदस्ती सील तोड़ना चाहता तो यह मुश्किल नहीं होता, लेकिन सील नष्ट होने से पहले आत्मविनाश अनुक्रम के सक्रिय होने की उच्च संभावना है, जिससे भीतर की वस्तु नष्ट हो जाएगी। इसलिए यदि वह इसे नुकसान पहुंचाए बिना सील तोड़ना चाहता तो उसे एक विशेष विधि की आवश्यकता होगी। सील के लिए सामग्री कुछ हद तक विशेष लगती है। लंबे समय तक इसकी जांच करने के बाद उसने अंततः काले पत्थर की सतह पर रून्स पर महत्वपूर्ण बिंदु का एहसास किया। वे रून्स रंग में किरमिजी थे और उनमें एक विशेष दबाव था। यह सील एक सुपर दिव्य जानवर के खून के माध्यम से बनाई गई है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह दसियों हजार वर्षों के बाद भी बनी हुई है। ध्रुवांत ने देखा और अंततः महसूस किया कि दबाव कुछ ऐसा था जो केवल सुपर दिव्य जानवर के पास था। हालांकि यह पहले ही कई बार कमजोर हो चुका था। उसके शरीर में ट्रू ड्रैगन और फीनिक्स की दिव्य पशु आत्मा इस सुपर दिव्य जानवर की गंध से अत्यंत परिचित थी। बड़े भाई ध्रुवांत, यह कैसा है? क्या आप सील नष्ट कर सकते हैं? सुप्रा उत्सुकता से उससे पूछे बिना नहीं रह सकी। बगल से कई लोग भी ध्रुवांत को देख रहे थे और वे स्पष्ट रूप से देखना चाहते थे कि सम्राट आध्यात्मिक तरल की 5 लाख बूंदें खर्च करने वाले फिजूल खर्च को कौन सी वस्तु मिलेगी। इतना ही नहीं कि पतले आदमी ने भी देखा था। वह वास्तव में अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह जो चीजें बेच रहा था वे आम नहीं थीं। उसने एक बार अपने दिल को मजबूत किया था और उन सभी को खोलने का इरादा किया था, अपनी किस्मत आजमा रहा था। यदि उसे कोई वास्तविक खजाना मिल जाता तो यह सभी टिकटों की कीमत के लायक होता। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी किस्मत इतनी खराब होगी। उसने मुहरों पर सभी प्रयासों में विफल रहा। इसलिए उसकी असफलताओं के बाद उसके दिल में एक छाया पड़ गई थी। अब उन्हें खुद खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे डर था कि वह बदकिस्मत होगा और उन सभी में असफल हो जाएगा। यदि ऐसा होता तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते। इस प्रकार उसने उन्हें बेचने के लिए ऐसी विधि चुनी थी, एक लॉटरी विधि के माध्यम से, क्योंकि वह अभी भी कुछ सम्राट आध्यात्मिक तरल वापस कमा सकता था। सभी की निगाहों के नीचे ध्रुवांत काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे कहा, मैं एक कोशिश कर सकता हूँ। सील में प्रयुक्त सामग्री की संरचना को धीरे धीरे समझने के बाद उसके पास कुछ तरीके थे जिन्हें वह आजमा सकता था। हालांकि वह अपनी सफलता की संभावना के बारे में 100% निश्चित नहीं था, फिर भी यह इसे पाशविक बल से तोड़ने से बेहतर था। इसके बारे में सोचते हुए ध्रुवांत ने अब और संकोच नहीं किया और उसकी उंगलियां, जो काले पत्थर को पकड़े हुए थीं, धीरे से धड़क उठीं। तुरंत आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हुई और आध्यात्मिक मुहरों में बदल गई जो वातावरण में एकीकृत हो गईं। आध्यात्मिक मुहरों के वातावरण में एकीकृत होने के बाद ध्रुवांत की हथेली के केंद्र में एक आध्यात्मिक संरचना बन गई और काला पत्थर इसके केंद्र में स्थित था।
यह आध्यात्मिक संरचना कोई दुर्जेय आध्यात्मिक संरचना नहीं थी। यह इस हद तक था कि इसमें कोई आक्रामक क्षमता नहीं थी। हालांकि इसमें बदलने की क्षमता थी, जिससे ध्रुवांत को बिना संपर्क में आए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सील में डालने में मदद मिली। वह इसे अंदर से तोड़ने जा रहा था। हालांकि यद्यपि आध्यात्मिक संरचना आसान लगती थी, इसके लिए आध्यात्मिक संरचनाओं में उच्च उपलब्धियों की आवश्यकता थी। सौभाग्य से ध्रुवांत पहले से ही एक आध्यात्मिक संरचना ग्रैंडमास्टर था, इसलिए वह इस आध्यात्मिक संरचना को अपनी इच्छानुसार स्थापित कर सकता था। उसकी बाहों पर ट्रू ड्रैगन और फीनिक्स टैटू धीरे से उतार चढ़ाव करते थे और एक बैंगनी सुनहरी रोशनी निकली, फिर आध्यात्मिक संरचना के माध्यम से काले पत्थर में प्रवेश कर गई। प्राचीन सील एक सुपर दिव्य जानवर के खून से बनी थी, इसलिए साधारण साधन अंदर की वस्तु को नुकसान पहुंचाए बिना सील को नष्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एकमात्र संभावित खतरा एक और सुपर दिव्य जानवर की शक्ति थी। जैसे ध्रुवांत की बाहों में ट्रू ड्रैगन और फीनिक्स की शक्ति, केवल एक समान शक्ति ही सील को पूरी तरह से तोड़ सकती थी। बैंगनी सुनहरी रोशनी काले पत्थर में एकीकृत हो गई और रून्स को छू गई, इससे पहले कि बैंगनी सुनहरी रोशनी चुपचाप सील को खराब करना शुरू कर दे। संक्षारण अत्यंत धीमा था, क्योंकि ध्रुवांत लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता था। उसे डर था कि अगर वह लापरवाह होता तो सम्राट आध्यात्मिक तरल की 5 लाख बूंदें व्यर्थ हो जातीं। आसपास के लोग उसकी छिपी हुई हरकतों को नहीं समझ सके, इसलिए वे केवल सोच सकते थे कि ध्रुवांत काले पत्थर को पकड़े हुए ध्यान खो रहा था। तुरंत कई लोगों ने तिरस्कार में अपने होठों का कोना खींच लिया था। वह एक और मूर्ख जैसा लग रहा था। केवल कालिका और मौलिक उत्सुकता से ध्रुवांत को देख रहे थे। बाद वाले की उनकी समझ के साथ, बाद वाले के पास ऐसा करने के लिए कुछ आत्मविश्वास होना चाहिए था। सिसकना, सिसकना। ध्रुवांत ने उन सभी निगाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और उसकी धारणा में बैंगनी सुनहरी रोशनी के क्षरण के साथ अंतः सील के रून्स में एक दरार दिखाई दी। यह वह दरार थी जिसने पूरी सील में खामियां पैदा कर दी थीं। अब जब खामी दिखाई दी तो ध्रुवांत ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अब और संकोच नहीं किया। आध्यात्मिक ऊर्जा जो उसने काले पत्थर की ओर डाली थी, अचानक फट गई, सील को अंदर से नष्ट कर दिया, तेजी से और जबरदस्ती इसे ढा दिया। बस ध्रुवांत के हाथ में काले पत्थर से एक रोशनी निकली और पत्थर बिखर गया और फट गया। जब आसपास के सभी लोगों ने यह दृश्य देखा तो वे मुस्कुराए। लगता है यह मूर्ख असफल हो गया है। पतले आदमी ने अपना सिर हिलाया जब वह उसी समय अपने दिल में खुश हुआ। ऐसा लगता है कि वह एक और बदकिस्मत साथी को मूर्ख बनाने में कामयाब रहा। बस। लेकिन जैसे ही उन्होंने सिर हिलाया और अपनी निगाहें वापस खींचना चाहा, ध्रुवांत की हथेली से अचानक लाल लपटें आकाश में उठीं और एक भयानक रूप से उच्च तापमान बाहर निकल गया, जिससे अंतरिक्ष भी अचानक विकृत हो गया। अचानक हुए बदलावों ने सभी को स्तब्ध कर दिया। इसके बाद उनकी निगाहें सभी ध्रुवांत की हथेली पर केंद्रित हो गईं और उन्होंने गहरी ठंडी सांस ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने देखा कि ध्रुवांत की हथेली में काला पत्थर पहले ही गायब हो गया था और उसकी जगह एक हथेली के आकार का लाल क्रिस्टल आ गया था, जिसमें क्रिस्टल में लावा बहता हुआ लग रहा था। इसके अलावा लावा ने एक अग्नि फीनिक्स का आकार बना लिया था।
लावा से बने फीनिक्स को देखते हुए जो लोग यहाँ अपनी चीजें जानते थे, उन्होंने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उनकी आंखों से घना लालच उमड़ पड़ा और आश्चर्य की चीखें चारों ओर गूंज उठीं। यह वास्तव में फीनिक्स अग्निसार है। पत्थर के पेड़ के नीचे पतले आदमी ने अपना मुंह चौड़ा कर लिया और उसका चेहरा शानदार हो गया। अपने हाथ में फीनिक्स अग्निसार को देखते हुए यहाँ तक कि ध्रुवांत भी सांस लिए बिना नहीं रह सका। पहले जब वह सील तोड़ रहा था, भले ही ऐसा नहीं लगता था कि कोई बड़ी हलचल हुई हो, इसके लिए उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पर ठीक नियंत्रण रखने की आवश्यकता थी। धन्यवाद बड़े भाई ध्रुवांत। सुप्रा ने ध्यान से फीनिक्स अग्निसार प्राप्त करते हुए खुशी मनाई। लेकिन जैसे ही सुप्रा फीनिक्स अग्निसार प्राप्त करने वाली थी, एक चाबुक अचानक फट गया और फीनिक्स अग्निसार की ओर लिपट रहा था। उसी समय एक रोशनी ध्रुवांत की ओर उड़ गई और एक ठंडी महिला आवाज गूंज उठी। सम्राट आध्यात्मिक तरल की 6 लाख बूंदें, मैं यह फीनिक्स अग्निसार ले रही हूँ। एपिसोड 1018 अग्निशिखा। सम्राट आध्यात्मिक तरल की 6 लाख बूंदें, मैं यह फीनिक्स अग्निसार ले रही हूँ। एक महिला की आवाज अचानक गूंज उठी, जिसमें एक निर्विवाद स्वर था। इसके अलावा जब आवाज गूंजी तो एक चाबुक उड़कर आया था और सुप्रा के हाथ में फीनिक्स अग्निसार को जल्दी से लपेटना शुरू कर दिया था। ध्रुवांत की ओर उड़ने वाली रोशनी एक जेड बोतल थी जो सम्राट आध्यात्मिक तरल से भरी हुई थी। बदलाव बहुत अचानक थे। इसके अलावा व्यक्ति अत्यंत तेजी से आगे बढ़ा था, बिना किसी को प्रतिक्रिया करने की अनुमति दिए। तो सुप्रा केवल अपनी आंखें चौड़ी कर सकती थी जब उसने चाबुक को उड़ते हुए देखा। लेकिन जैसे ही चाबुक फीनिक्स अग्निसार को लपेटने वाला था, एक पतला हाथ अचानक बढ़ा और चाबुक पकड़ लिया। एक भयानक शक्ति आगे बढ़ी और चाबुक तुरंत सीधा खींच लिया गया, चरमराती आवाजें निकालते हुए, लेकिन यह और आगे नहीं खींच सका। हाथ का मालिक स्वाभाविक रूप से ध्रुवांत था। इस क्षण उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। चाबुक पकड़ने के बाद उसने अपना हाथ लहराया और एक हवा चली, जिसने जेड बोतल को उसके मालिक के पास वापस उड़ा दिया। यह बिक्री के लिए नहीं है, उसने हल्के से कहा और चाबुक को जोर से झटका दिया। तुरंत चाबुक एक सांप की तरह महसूस हुआ जिसे एक बड़ा झटका लगा हो, एक गगनभेदी आवाज के साथ तेजी से पीछे हट गया। इस क्षण सुप्रा भी ठीक हो गई थी और उसकी आंखों से एक रोष उमड़ पड़ा था। उसने उस दिशा में देखा जहां चाबुक गुस्से से लौटा था और एक लाल पोशाक वाली महिला को सदमे और गुस्से से उन्हें देखते हुए पाया। लाल पोशाक वाली महिला के लाल बाल थे, जो एक उत्तम चेहरे के साथ अत्यंत मोहक लग रही थी। हालांकि वह चेहरा छिपे हुए अभिमान से भरा था। अभिमान आरोही से बिल्कुल अलग था। बाद वाले को तेजस्व का समर्थन था, दूसरों को डराने के लिए अपने शक्तिशाली कनेक्शन का उपयोग करते हुए। लेकिन इस लड़की का अभिमान उसके खून और हड्डियों से उत्पन्न हुआ था, वह अभिमान जो खुद से आया था। लेकिन चाहे जो भी हो, ध्रुवांत की आंखों में अभिमान नापसंद था। इसलिए उसने ठंडेपन से लाल पोशाक वाली महिला को देखा और हल्के से कहा, अभिवादन भी नहीं, क्या तुम थोड़ी अशिक्षित नहीं हो? लाल पोशाक वाली महिला को पहली बार व्याख्यान दिया गया लगता था। उसकी भौहें तुरंत तन गईं। लेकिन अपनी अधीरता के कारण अपनी अशिष्टता के बारे में सोचते हुए उसका असर थोड़ा कमजोर हो गया।
हालांकि वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। तुम लोगों ने फीनिक्स अग्निसार प्राप्त करने के लिए सम्राट आध्यात्मिक तरल की 5 लाख बूंदें खर्च की। मैंने तुम्हें 6 लाख सम्राट आध्यात्मिक तरल दिए। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रही हूं। तुम अनुचित हो। ध्रुवांत की निगाहें अचानक ठंडी हो गईं और उसमें किसी लड़की के प्रति कोमल भावनाओं का जरा भी निशान नहीं था। दफा हो जाओ। धृष्टता। लाल पोशाक वाली महिला जल्दी से इस हद तक नाराज हो गई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके हाथ में जलता हुआ चाबुक एक अग्नि ड्रैगन में बदल गया था जब वह आगे बढ़ा, ध्रुवांत को घेरते हुए। हालांकि लाल बालों वाली लड़की का चरित्र लाड़ प्यार वाला था, वह कमजोर नहीं थी। जब उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा आगे बढ़ी तो वह पहले से ही एक 7वीं कक्षा की सम्राट थी और यहाँ तक कि उसकी साधना के लोगों में भी वह कमजोर नहीं थी। ध्रुवांत की निगाहों ने ठंडेपन से उस अग्नि ड्रैगन को देखा जो उड़कर आया था और एक मुक्का मारा। जैसे ही एक सुनहरी रोशनी बढ़ी, उसने बिजली के बोल्ट की तरह अग्नि ड्रैगन पर हमला किया था। बूम! अग्नि ड्रैगन फट गया और चिंगारियों में बदल गया जो आकाश में बिखर गईं। जब चाबुक लौटा तो वह सुस्त पड़ गया था। जब लाल पोशाक वाली महिला ने वह देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ने से नहीं रह सकीं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसका चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि ध्रुवांत सुनहरी रोशनी में बदल गया था और आगे बढ़ गया था। लाल पोशाक वाली महिला ने धीरे से जमीन पर थपथपाया और उसकी छाया पीछे हट गई। उसी समय एक लाल आध्यात्मिक ऊर्जा उसके चारों ओर लुढ़क गई, जो प्रचंड लपटों में बदल गई जो ध्रुवांत की ओर बह गईं। यहाँ तक कि जमीन पर पत्थर भी राख में मिल गए थे, लपटों की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए। सरसराहट। लेकिन ध्रुवांत का शरीर, जो सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, लपटों को भेद गया था और वह रहस्यमय तरीके से लाल पोशाक वाली महिला के सामने प्रकट हुआ, फिर एक मुक्का आगे बढ़ाया। जैसे ही सुनहरी रोशनी बढ़ी, उसकी मुट्ठी ने तेजी से अंतरिक्ष को तोड़ दिया था, जिससे लाल पोशाक वाली महिला का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। उसके हाथ ने तेजी से मुहरें बनाई, फिर उसने थप्पड़ मारा। उसकी हथेली पर लाल लपटें हिंसक रूप से एकत्रित हुईं और उसके हाथ को लावा में बदल दिया, फिर उसने हथेली को बाहर धकेल दिया। अत्यधिक तापमान स्वर्ग को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। बूम! हथेली और मुट्ठी भारी रूप से आपस में टकराईं और एक धधकती गर्मी की लहर लुढ़क गई। ध्रुवांत का शरीर हिल गया, जबकि लाल पोशाक वाली महिला ने 10-12 कदम पीछे लिए थे। उसके हाथ पर बड़े नील पड़ गए थे और उसे एक अस्पष्ट चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। दोनों एक पल में भिड़ गए थे और जब लाल पोशाक वाली महिला पीछे हटी तो आसपास के सभी लोग ठीक हो गए। जब उन्होंने लाल पोशाक वाली लड़की को देखा तो अनियंत्रित रूप से विस्मयादिबोधक गूंज उठे। क्या वह स्कारलेट फीनिक्स वंश की अग्निशिखा नहीं है? जब ध्रुवांत ने उन विस्मयादिबोधकों को सुना तो उसका दिल कांप उठा। यह महिला वास्तव में फीनिक्स वंश से थी, स्कारलेट फीनिक्स वंश की एक वंशज। हालांकि यह फीनिक्स वंश की केवल एक शाखा थी, उसके पास फीनिक्स का वास्तविक रक्तवंश था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस महिला की ताकत इतनी शक्तिशाली क्यों थी। उसके अनुमानों के अनुसार उस महिला की ताकत कालिका से किसी भी तरह कम नहीं थी। पहले जिस कारण से वह ऊपरी हाथ हासिल कर सका था, उसका अधिकांश कारण यह था कि अग्निशिखा ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। इसके अलावा
उसने एक सीधे टकराव का विकल्प चुना था, जो कुछ ऐसा था जिसमें ध्रुवांत पूरी तरह से आश्वस्त था। 7वीं कक्षा के सम्राटों के भीतर शायद कोई भी सीधे उससे लड़ते हुए लाभ प्राप्त नहीं कर सकता था। भले ही अग्निशिखा स्कारलेट फीनिक्स वंश से कोई थी, वह कोई अपवाद नहीं थी। जबकि ध्रुवांत अपने दिल में थोड़ा चौंक गया था, अग्निशिखा के हाथ से आने वाले चुभने वाले दर्द ने उसे अविश्वास महसूस कराया कि वह वास्तव में एक 6ठी कक्षा के सम्राट द्वारा घायल हो जाएगी। तुमने खुद को काफी गहराई से छिपाया है। अग्निशिखा ने ध्रुवांत को घूर कर देखा और उसकी आंखों में विस्मय का एक धब्बा था। यह कोई प्रशंसा नहीं थी, बल्कि एक तड़प थी जो धधक उठी। यह लड़की स्पष्ट रूप से अपनी हड्डियों में गहरी लड़ाई की बहुत शौकीन थी। हालांकि ध्रुवांत ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भले ही वह स्कारलेट फीनिक्स वंश से थी, उसे जीतने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने उदासीनता से अग्निशिखा पर एक नजर डाली, फिर मुड़ गया और जाने वाला था। हाँ, अग्निशिखा, तो तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। जैसे ही ध्रुवांत जाने वाला था, ठंडी हंसी का एक धमाका गूंज उठा और भीड़ खुल गई, जिससे कई छायाएं आगे बढ़ गईं। नेता एक सफेद कपड़े वाला आदमी था जिसका रूप सुंदर था, हाथ में एक मोड़ने वाला पंखा पकड़े हुए था। अकेले उसकी उपस्थिति से वह एक कमजोर विद्वान जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी चमकने वाली रोशनी एक ब्लेड की तरह तेज थी। जब सफेद कपड़े वाला आदमी प्रकट हुआ, तो ध्रुवांत के पीछे खड़े मौलिक का चेहरा अचानक थोड़ा बदसूरत हो गया। ध्रुवांत ने भी अपनी भौहें सिकोड़कर इस व्यक्ति पर एक नजर डाली थी। उसने उस आदमी से आने वाले खतरे के निशान महसूस किए थे, जिसका स्पष्ट रूप से मतलब था कि वह साधारण नहीं था। हालांकि ध्रुवांत नहीं चाहता था कि और मुद्दे उठें, इसलिए वह मुड़ गया और जाने लगा। हाँ, तुम वही हो जिसने पहले अग्निशिखा पर हाथ उठाया था। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि हिलना मत। लेकिन जब ध्रुवांत ने अपना शरीर घुमाया ही था, ठंडी हंसी गूंज उठी। ध्रुवांत ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और उसने सफेद कपड़े वाले आदमी को पंखे से हवा करते हुए देखा। पंखे ने एक ठंडी ठंडक फैलाई थी, जिसने वातावरण को पूरी तरह से जमा दिया था। इस क्षण बाद वाला उदासीनता से ध्रुवांत की ओर विशैली ठंडी निगाहों से देख रहा था। हिमेश, मुझे तुम्हारे मामले में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब अग्निशिखा ने उस आदमी को देखा तो उसकी भौहें तन गईं जब वह चिल्लाई। जब सफेद कपड़े वाले आदमी ने उसके शब्द सुने तो वह लापरवाही से मुस्कुराया और ध्रुवांत की दिशा में देखा। जब वह मौलिक और सुप्रा पर रुका तो उसकी निगाहें थोड़ी चौंक गईं। इसके बाद उसके होठों के कोने से एक उपहासपूर्ण मुस्कान उठी। अरे, मेरी कितनी अच्छी किस्मत है कि मुझे यहाँ 2 नीच संतानें मिली। जब ध्रुवांत ने उसके शब्द सुने तो उसकी भौहें तुरंत तन गईं। मौलिक की ओर देखते हुए ध्रुवांत ने बाद वाले के चेहरे पर काला भाव देखा, सफेद कपड़े वाले आदमी को देखते हुए हत्या के इरादे से भरा हुआ। अग्निशिखा भी चौंक गई थी जब उसने मौलिक और सुप्रा को विस्मय से देखा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे उन दोनों से एक परिचित उतार चढ़ाव क्यों महसूस हुआ था। तो उन दोनों के पास फीनिक्स वंश का रक्तवंश भी था। हालांकि उसने उन्हें अतीत में पहले कभी नहीं देखा था। अग्निशिखा, जैसा कि तुम अनजान हो, लेकिन उन 2 नीच संतानों का पिता हमारे वंश में एक बेहतर रक्तवंश का है।
हालांकि वह नाइन नेदरबर्ड वंश की एक महिला के साथ जुड़ गया, रक्त वंश को अपवित्र किया और वंश के बुजुर्गों को नाराज कर दिया। उन्होंने उनके पिता को काले पहाड़ के नीचे कैद कर दिया। जहां तक उन दोनों का सवाल है, उन्हें हमारे वंश द्वारा जब्त कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने बीच में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की, जिससे वे इतने सालों तक भागने में सफल रहे। हिमेश हंसा। अब जाकर अग्निशिखा को समझ आया कि क्या हो रहा है। हालांकि वह इसके बारे में परेशान नहीं थी। चूंकि वंश से किसी ने चीजों में सामंजस्य स्थापित किया था, इसका मतलब था कि उन दोनों का अस्तित्व अनुमत था। चूंकि ऐसा था, वह ज्यादा परेशान नहीं हो सकती थी। लेकिन यह हिमेश वास्तव में शातिर था कि उन्हें हर समय नीच संतान कहता रहा। हिमेश ने मौलिक के चेहरे पर काले भाव को देखा और मुस्कुराया। लगता है तुम भाई बहन नाइन नेदरबर्ड वंश में छिपे हुए हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम दोनों की कोई खबर नहीं थी, लेकिन तुम दोनों कुछ हद तक साहसी हो कि बाहर आने की हिम्मत की। जैसे ही उसने बोला, उसने ध्रुवांत पर एक नजर डाली। तुम उनके साथ होगे, है ना? वे दोनों मेरे वंश के पापी हैं। उन्हें शरण देना मतलब है कि तुम भी मेरे वंश को अपना दुश्मन बना रहे हो। हालांकि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो माफ नहीं करता, इस मामले को सुलझाया जा सकता है। जैसे ही उसने बोला, उसने फीनिक्स अग्निसार की ओर इशारा किया और हल्के से कहा, वह मुझे दे दो और मैं उन दो नीच संतानों को जाने दूंगा। ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब उसने मौलिक को देखा, जिसका भाव अत्यंत बदसूरत था। फिर हिमेश को देखा, जो उसे बार बार नीच संतान कह रहा था। स्पष्ट रूप से दयनीय सुपरा के लिए उसके दिल में धीरे धीरे रोष पनप गया था। इस प्रकार उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और हिमेश को देखा। उसकी निगाहें तेज हो गईं और उसकी दहाड़ गरज की तरह गूंज उठी। दफा हो जाओ। एपिसोड 1019। संरक्षण। दफा हो जाओ। जब गड़गड़ाहट जैसी गरज के साथ दहाड़ गूंजी, तो हिमेश के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे जम गई, जिसकी जगह अंतहीन ठंडक ने ले ली। भयानक ठंडक उसके शरीर के चारों ओर फैलती हुई लग रही थी, जिसने तुरंत जमीन पर बर्फ की परतें बना दी थीं। हिमेश ने ठंडेपन से ध्रुवांत को देखा और धीरे धीरे कहा, अपनी जीभ काट लो, फिर मैं तुम्हें दफा होने दूंगा। ध्रुवांत छिपा न सकने वाले उपहास के साथ मुस्कुराया। तुम कौन हो? वह उस खतरे को महसूस कर सकता था जो हिमेश दे रहा था, और यह भी महसूस कर सकता था कि बाद वाला फीनिक्स वंश से होना चाहिए। हालांकि वह डरा नहीं था। उसने बहुत से लोगों को नाराज किया था, इसलिए उसके पास चिंता करने के लिए कुछ नहीं था। इस प्रकार उस पर कोई मानसिक बोझ नहीं था। तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें बचा सकते हो? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। हिमेश की आंखों का कोना खून के निशान के साथ फड़क उठा जो कॉर्निया पर चढ़ गया था। उसका कोमल दिखने वाला चेहरा विकृत हो गया। आखिरकार इन सभी वर्षों में यह पहली बार था कि किसी ने उसे नजरअंदाज किया था। इसके अलावा उस व्यक्ति की साधना केवल छठी कक्षा के सम्राट क्षेत्र में थी। बूम! जब हिमेश ने अपने अंतिम शब्द समाप्त किए, तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अचानक एक ठंडक फट गई, क्योंकि तापमान तुरंत गिर गया। हिमेश ने अचानक अपना मुंह खोला और एक नीली ठंडक बाहर निकली, एक क्रूर दिखने वाले बर्फ के ड्रैगन में बदल गई जो एक ठंडक ले जा रहा था। फिर यह तेजी से ध्रुवांत की ओर झपटा। ठंडक के आवरण के नीचे साधारण 7वीं कक्षा के सम्राट भी जम जाते।
यदि यह छठी कक्षा का सम्राट होता तो वे शायद बर्फ की मूर्तियों में जम जाते। इसके अलावा हिमेश के हमलों का सामना करते हुए ध्रुवांत पीछे नहीं हटा। उसके शरीर की सतह पर एक सुनहरी रोशनी उमड़ पड़ी थी, साथ ही एक अवर्णनीय भावना भी। उसने अपनी बाह पर नसें फड़फड़ाते हुए एक मुक्का आगे बढ़ाया, जिससे आश्चर्यजनक ऊर्जा निकल रही थी। बूम! जब दोनों भिड़े, ध्रुवांत का शरीर नहीं हिला, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि संपर्क के उस पल में एक विषैली ठंडक उसके शरीर में घुस गई थी, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को जमाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन उस ठंडक का सामना करते हुए ध्रुवांत ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस पल में उसकी बाहों पर ट्रू ड्रैगन और फीनिक्स टैटू दोनों फड़फड़ाए और ठंडक पूरी तरह से निगल ली गई थी। उसके शरीर में ठंडक एक पल में गायब हो गई थी। ध्रुवांत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, क्योंकि सुनहरी रोशनी फट गई, उसके शरीर की शक्ति पूरी तरह से बाहर निकल गई थी और बर्फ के ड्रैगन पर दरारें दिखाई दीं। अंत में एक चरमराती आवाज गूंजी, इससे पहले कि वह तुरंत आकाश में बर्फ के टुकड़ों में बदल गया। यह कैसे संभव है? जब बर्फ का ड्रैगन बिखर गया तो हिमेश की पुतलियां सिकुड़ गईं। बर्फ के ड्रैगन का भयानक हिस्सा उस शक्ति के कारण नहीं था जो उसके पास थी, बल्कि ठंडक जो किसी के शरीर पर आक्रमण करती थी। पहले उसने स्पष्ट रूप से ठंडक को ध्रुवांत के शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस किया था, तो उस साथी ने उस शक्ति को पूरी तरह से कैसे बिखेर दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि ध्रुवांत उसकी बर्फ के प्रति प्रतिरक्षित था? इसके बारे में सोचते ही हिमेश को हास्यास्पद लगा। वह आइस फीनिक्स वंश से था, जिसके शरीर में जन्मजात ठंडक थी। समान रैंक के विशेषज्ञ सभी उसकी ठंडक से डरते थे, क्योंकि वे इसके प्रति प्रतिरक्षित नहीं होते। बूम! ध्रुवांत ने हिमेश को कोई समय नहीं दिया। उसने अपने पैर जमीन पर पटके और जमीन के नीचे दरारें फैल गईं। उसकी आकृति सुनहरी रोशनी में बदल गई थी और एक सीटी में वह पहले ही रहस्यमय तरीके से हिमेश के सामने प्रकट हो गया था। गति ने हिमेश को भी दिल में चौंका दिया था। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि ध्रुवांत, जो केवल छठी कक्षा के सम्राट क्षेत्र में था, ऐसी भयानक गति रख सकता था। जब सुनहरी रोशनी प्रकट हुई तो ध्रुवांत की आंखों से एक और सुनहरी रोशनी निकली। फिर उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उस हथेली में न केवल उसके शरीर से ऊर्जा थी, बल्कि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा भी फट गई थी। एक कोमल हथेली आगे बढ़ी, अंतरिक्ष में काली दरारें पैदा कर रही थी, जिसने दूसरों को भयभीत महसूस कराया। इस असामान्य दृश्य को बनाने के लिए कितनी भयानक ताकत की आवश्यकता थी। आसपास के कई विशेषज्ञ अपनी चीजें जानते थे। जब उन्होंने ध्रुवांत की हथेली देखी तो उनके चेहरे तुरंत बदल गए, क्योंकि उन्हें अविश्वास महसूस हुआ। वह हथेली कुछ ऐसी थी जिसे साधारण 7वीं कक्षा के सम्राट भी सहन नहीं कर सकते थे। जैसे ही हथेली उड़ी, हिमेश का चेहरा काफी बदल गया और उसकी निगाहें अचानक गंभीर हो गईं। उसकी आंखों में अब और अवमानना नहीं थी, क्योंकि वह इस क्षण समझ गया था कि उसके सामने छठी कक्षा के सम्राट के रूप में दिखने वाला व्यक्ति कितना भयानक था। इस क्षण पीछे हटने का अब कोई रास्ता नहीं था। इसलिए हिमेश के दिल में कोई पछतावा नहीं था। हिमेश की आंखों में एक ठंडी रोशनी टिमटिमाई और उसने बिजली की गति से मुहरें बनाईं। इस बीच उसके पीछे एक बड़ा बर्फ फीनिक्स बन गया। इसने अपने पंख खोले और एक बर्फ ढाल बनाई, जिसने हिमेश को सुरक्षित रखा। बूम!
प्रकाश की सुनहरी हथेली पीछे नहीं हटी और बर्फ फीनिक्स के पंखों से टकरा गई। तुरंत दृश्यमान शॉक वेव्स लहरदार हुईं और मजबूत जमीन बिखर गई। बर्फ फीनिक्स के पंख कांप उठे और हिमेश सुरक्षा के पीछे से भी महसूस कर सकता था कि अगर उसने उस हमले का सीधे सामना किया होता तो वह भी भारी घायल हो जाता। एकमात्र छठी कक्षा के सम्राट द्वारा इस कदम पर मजबूर होने के कारण हिमेश का चेहरा असामान्य रूप से काला पड़ गया था और उसकी आंखों की गहराई में हत्या का इरादा चमक उठा था। आज उसे निश्चित रूप से उस व्यक्ति को शर्मसार करना होगा। इसके बारे में सोचते हुए हिमेश ने अपने दांत भींच लिए और उसके शरीर में खून उबलने लगा। हर कोई महसूस कर सकता था कि हिमेश के शरीर से एक तूफान की तरह दबाव बह रहा है। वह दबाव उसके रक्तवंश की शक्ति से उत्पन्न हुआ था। हिमेश आइस फीनिक्स वंश से था, जिसके पास एक कुलीन रक्तवंश था जो साधारण दिव्य जानवरों को दबा सकता था। लेकिन अभी हिमेश ने अपना रक्तवंश प्रज्वलित कर दिया था, इस प्रकार उस दबाव को सीमाओं तक पहुंचा दिया था। दबाव के तहत साधारण दिव्य जानवर तुरंत हिमेश के सामने झुक जाते। आसपास के सभी लोगों के पीछे हटने के बाद वे देख सकते थे कि हिमेश स्पष्ट रूप से ध्रुवांत को जमीन पर दबाने, उसे अपमानित करने का इरादा कर रहा था। इसलिए वे तुरंत इस डर से पीछे हट गए थे कि वे साथ घसीटे जाएंगे और खुद को अपमानित करेंगे। बहुत दूर नहीं, अग्निशिखा अविचल रही, लेकिन जब उसने हिमेश की हरकतें देखीं तो उसकी भौहें तन गईं। हालांकि वह अभिमानी और लड़ाई की शौकीन थी, उसे सीधे टकराव में जीतना पसंद था। वह हिमेश जैसे लोगों से घृणा करती थी जो लाभ प्राप्त करने के लिए अपने रक्तवंश पर निर्भर रहते थे। लगता है वह साथी बर्बाद होने वाला है, अग्निशिखा ने अपने दिल में कहा। हालांकि ध्रुवांत का शरीर शक्तिशाली था, हिमेश भी चालाक था, क्योंकि उसने रक्तवंश के माध्यम से अपने प्रतिद्वंद्वी को दबाने का विकल्प चुना था। इस तरह शक्तिशाली शरीर वाले भी रक्तवंश में कमजोरी का विरोध नहीं कर पाते। आसपास के सभी लोगों ने देखा। ध्रुवांत ने भी उस दबाव को महसूस किया था जो उसे घेर रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि सभी ने ध्रुवांत के चेहरे पर कोई भय नहीं देखा। इसके विपरीत उन्होंने एक मुस्कान, फिर भी नहीं मुस्कान, उपहासपूर्ण भाव देखा। रक्तवंश दमन, ध्रुवांत बुदबुदाया। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी बाहों पर ट्रू ड्रैगन और फीनिक्स टैटू। सुधार, ध्रुवांत के ड्रैगन फीनिक्स सूत्र के दूसरे स्तर पर सफलतापूर्वक पहुंचने के बाद उसके शरीर पर 2 ट्रू ड्रैगन और फीनिक्स टैटू में आध्यात्मिकता थी। इसलिए उन्हें ट्रू ड्रैगन और फीनिक्स आत्मा माना जा सकता था। चूंकि हिमेश रक्तवंश दमन के साथ खेलना चाहता है, तो मुझे तुम्हें दिखाने दो कि सच्चे दमन का क्या अर्थ है। ट्रू फीनिक्स आत्मा तीव्र बैंगनी सुनहरी रोशनी से फट गई और फीनिक्स की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। उस पल में ऐसा लग रहा था कि एक अवर्णनीय दबाव फट गया है। ट्रू फीनिक्स दबाव केवल एक पल के लिए प्रकट हुआ, लेकिन यह फैला नहीं। यह हिमेश पर केंद्रित था, इसलिए अन्य इसे महसूस नहीं कर सके। उस पल में हिमेश के पीछे बर्फ फीनिक्स तुरंत डर गया, जैसे एक प्रजा ने राजा को देखा हो। बर्फ फीनिक्स ने एक भयभीत चीख निकाली और ठंडी आभा पीछे हट गई क्योंकि यह कांप उठा। उसी समय हिमेश का चेहरा असामान्य रूप से पीला था और उसकी आंखों में अविश्वास भर गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ध्रुवांत के शरीर से अचानक फटे दबाव ने उसके रक्तवंश को उन्मत्त रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया था।
बूम! हिमेश के दिल में डर बढ़ गया क्योंकि उसके पैर अनियंत्रित रूप से झुकने लगे। लेकिन जैसे ही वह घुटने टेकने वाला था, हिमेश अंततः जाग गया और उसने तुरंत खुद को ऊपर खींचने की कोशिश की। हालांकि उसका एक घुटना पहले ही जमीन को छू चुका था। आसपास के लोग जो शुरू में ध्रुवांत को आइस फीनिक्स रक्तवंश के दबाव से दयनीय स्थिति में देखना चाहते थे, हिमेश के अचानक एक घुटने पर जमीन पर झुकने पर स्तब्ध रह गए। अग्निशिखा ने इस क्षण अपनी आंखें चौड़ी कर ली थीं और उसके चेहरे पर अविश्वास भर गया था। बूम! ध्रुवांत के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था क्योंकि बर्फ फीनिक्स के पंखों पर उसकी मुट्ठी कांप उठी, जिसमें ट्रू फीनिक्स की आभा का एक धागा था और उसने बर्फ फीनिक्स के अत्यंत मजबूत पंखों को तुरंत चकनाचूर कर दिया था। हिमेश दयनीय तरीके से उड़ गया था और अपने शरीर को स्थिर करने से पहले जमीन पर कुछ 100 फीट लंबा निशान बना दिया था। उफ! उफ! अपने शरीर को स्थिर करने के बाद हिमेश ने खून का एक कौर थूक दिया और उसके चारों ओर शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से कम हो गई थी। जाहिर है उसे काफी चोट लगी थी। हालांकि वह अभी भी नुकसान से उबर नहीं पाया था। उसने स्तब्ध होकर अपने सामने छाया को पीले चेहरे के साथ देखा। आसपास शांत था और सभी विशेषज्ञ स्तब्ध होकर ध्रुवांत को देख रहे थे। उस युवा आकृति ने अपने चारों ओर सुनहरी रोशनी वापस ले ली थी और अत्यंत साधारण दिख रही थी। लेकिन उस लड़ाई को देखने के बाद वे स्पष्ट थे कि उस युवा छाया के पास कितनी भयानक ताकत थी। वह साथी कहाँ से आया था? हिमेश आइस फीनिक्स वंश का एक विशेषज्ञ था। लेकिन अभी हिमेश ऐसी दयनीय स्थिति में आ गया था। वह व्यक्ति किस वंश से था? अनगिनत चौंकी हुई निगाहों के नीचे ध्रुवांत ने धीरे धीरे अपनी आंखें शांत कीं और हिमेश को देखा। फिर एक शांत आवाज गूंजी जिसमें एक ऐसा दबदबा था जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता था। वे दोनों मेरे ध्रुवांत के संरक्षण में हैं। एपिसोड 1020 3 और जब ध्रुवांत की शांत आवाज इस क्षेत्र में गूंजी तो हिमेश का चेहरा अचानक एक क्रूर भाव में विकृत हो गया, जैसे कि वह ध्रुवांत को निगलना चाहता हो। हालांकि हिमेश को आइस फीनिक्स वंश की युवा पीढ़ियों में शिखर नहीं माना जा सकता था, उसके खून में फीनिक्स रक्तवंश बहता था, तो सामान्य रूप से वह ऊंचा होता और अन्य दिव्य पशु वंश उसे देखकर विनम्र होते। कब से ऐसा कोई ध्रुवांत जैसा था जिसने उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया हो? उसे मार डालो। खून हिमेश की आंखों में चढ़ गया जब वह दहाड़ा। उसके पीछे कई छायाएं धीरे धीरे बाहर निकलीं और ध्रुवांत को निर्दयी निगाहों से देखा। उनके शरीरों से असीम आध्यात्मिक ऊर्जा फट गई, जिससे एक शक्तिशाली दबाव फैल गया। वे लोग स्पष्ट रूप से आइस फीनिक्स वंश से थे। भले ही उनकी ताकत हिमेश से कमजोर थी, वे सभी 7वीं कक्षा के सम्राट थे। इस प्रकार उनके पास काफी शक्तिशाली गठन था। आइस फीनिक्स वंश के विशेषज्ञ सभी क्रूर निगाहों से देख रहे थे। ध्रुवांत के पीछे कालिका, मौलिक और सुप्रा ने ठंडी आहें भरीं, फिर वे ध्रुवांत के बगल में खड़े हो गए और उन लोगों को घूर कर देखा। एकमात्र 9 नेदरबर्ड वंश मेरे आइस फीनिक्स वंश के सामने इतना अभद्र होने की हिम्मत कैसे करता है? हिमेश ने काले चेहरे के साथ कहा। जब कालिका ने उसके शब्द सुने तो उसने उपहास किया, कितना बड़ा स्वर है। तुम आइस फीनिक्स वंश के केवल एक साधारण वंशज हो। क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम पूरे आइस फीनिक्स वंश का प्रतिनिधित्व कर सकते हो? इसके अलावा
जो लोग दिव्य पशु उत्पत्ति में प्रवेश करते थे वे सभी अपनी ताकत पर निर्भर रहते थे। आज का यह मामला तुम पर है कि तुमने खुद अपमान मांगा। यदि तुम आइस फीनिक्स वंश में वापस जाना चाहते हो तो न केवल कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा बल्कि तुम्हें कचरा कहकर उपहास भी किया जाएगा। कालिका ने हिमेश की धमकी पर कोई ध्यान नहीं दिया। आइस फीनिक्स वंश की केवल एक शाखा थी। अकेले उस शाखा की ताकत के आधार पर यह नाइन नेदरबर्ड वंश को भयभीत करने के लिए अपर्याप्त थी। जब हिमेश ने उसके शब्द सुने तो उसका चेहरा लगातार बदलता रहा। यदि यह खबर वंश में वापस फैलती कि वह एकमात्र छठी कक्षा के सम्राट द्वारा पराजित हो गया था तो कौन जानता कि उसे कितना उपहास सहना पड़ता। उस समय बुजुर्ग उसे कमजोर मान सकते थे और अब उसे पालने पर इतना ध्यान नहीं देते जो निस्संदेह उसके लिए एक विनाशकारी झटका होता। हाँ, तुम लोग वास्तव में उपद्रवी हो। हम अभी थोड़ी देर के लिए अलग हुए थे और एक और समस्या खड़ी हो गई। हिमेश और ध्रुवांत की पार्टी के बीच हंसी का एक धमाका गूंज उठा और समूह अलग हो गया। कई छायाएं आगे बढ़ी, अशुभ आभाओं को प्रकट करते हुए। यह स्वाभाविक रूप से शांतनु और राक्षसी गैंडे वंश के विशेषज्ञ थे। शांतनु ने एक नजर डाली और समझ गया कि क्या हो रहा था। तुरंत वह अपनी पार्टी को ध्रुवांत की ओर ले गया और असहाय होकर कहा, तुम लोग वास्तव में मुसीबत खड़ी करना जानते हो। हालांकि उसने इस तरह से बात की थी, उसने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके विपरीत वह ध्रुवांत के बगल में खड़ा था, अपनी स्थिति प्रस्तुत कर रहा था। वह राक्षसी गैंडा वंश है। वह शांतनु होना चाहिए, है ना? मैंने उसके बारे में अफवाहें सुनी हैं। राक्षसी गैंडे वंश का प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसे 7वीं कक्षा के सम्राटों में भी उत्कृष्ट माना जा सकता है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राक्षसी गैंडा वंश और नाइन नेदरबर्ड वंश इतने करीब से चलेंगे। उन चर्चाओं को सुनकर ध्रुवांत असहाय होकर मुस्कुराया। वह मुसीबत नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि दूसरी पार्टी उनके पास आई थी। हालांकि जब शांतनु उसके बगल में खड़ा हुआ तो उसके दिल में एक अनुकूल राय उठी थी। सिर्फ यह बात कि शांतनु ने आइस फीनिक्स वंश से दूसरी पार्टी को देखने के बाद पीछे हटने का विकल्प नहीं चुना, उसे ध्रुवांत के साथ दोस्ती करने लायक बना दिया। जब हिमेश ने शांतनु को अपना रुख बताते हुए देखा तो उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। आइस फीनिक्स वंश के कुछ विशेषज्ञों ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली थीं। यदि राक्षसी गैंडा वंश को विरोधी पार्टी के गठन में जोड़ा जाता तो विरोधी पार्टी का गठन उनसे कमजोर नहीं होता। हिमेश का चेहरा काला था जब उसने गहरी सांस ली और अपने दिल में फूटते गुस्से को दबा दिया, इससे पहले कि वह भयानक रूप से बोला, यह मामला इतनी आसानी से शांत नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों में अभी भी बाहर खड़े होने का साहस होगा। बोलने के बाद वह अब और नहीं रुका और ठंडक से ढक गया, फिर मुड़कर चला गया। हर कोई जानता था कि हिमेश के दिल में गुस्सा फूटने के करीब था। आइस फीनिक्स वंश के विशेषज्ञ भी थोड़ा अनिच्छा से चले गए। आखिरकार वे फीनिक्स वंश से थे, कब से उन्होंने आज की तरह कष्ट सहा था। लेकिन फीनिक्स वंश में उन्हें केवल साधारण माना जा सकता था। इसके अलावा जब वे दिव्य पशु उत्पत्ति में प्रवेश करते थे तो उन्हें समूहों में विभाजित किया गया था और उनमें से केवल कुछ ही यहाँ थे। लेकिन अगर यह आइस फीनिक्स वंश के उन कुछ प्रतिभाओं में से होता तो न तो ध्रुवांत और न ही शांतनु इतनी आसानी से मुक्त हो पाते। इसके बारे में सोचते हुए
वे केवल अनिच्छा से अपने दांत भींच सकते थे। उन्होंने ध्रुवांत की पार्टी को घूर कर देखा, फिर मुड़कर हिमेश का अनुसरण किया। जब आसपास के लोगों ने देखा कि यह मामला कैसे समाप्त हुआ, तो उन्होंने थोड़ा अफसोस के साथ सिर हिलाया। शुरू में वे उम्मीद कर रहे थे कि दोनों पार्टियां खूनखराबे के साथ भिड़ेंगी। इस तरह दोनों पार्टियों को भी भारी चोटें आती। अग्निशिखा, जिसने लड़ाई में भाग नहीं लिया था, ध्रुवांत की ओर देखा और उसकी आंखें टिमटिमाई जैसे कि लड़ाई का इरादा हो। लेकिन अंत में उसने इसे अभी भी दबा दिया और कहा, इतना गर्व मत करो। हिमेश आइस फीनिक्स वंश की युवा पीढ़ियों के शीर्ष 5 में भी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि वे सभी इतने कमजोर हैं, तो तुम ही होगे जो देरस्वेर पीड़ित होगे। उसका स्वर स्पष्ट रूप से ध्रुवांत को याद दिलाने का इरादा रखता था। इस तरह वह अपनी पिछली अशिष्ट हरकतों की भरपाई कर सकती थी। हालांकि ध्रुवांत के पास अभी भी उसके प्रति अनुकूल राय की कमी थी। उसने केवल हल्के से सिर हिलाया, जैसे कोई उसके शब्दों को स्वीकार कर रहा हो। जब अग्निशिखा ने देखा कि ध्रुवांत ने कितनी उदासीनता से जवाब दिया, तो उसने अपने दांत भींच लिए और अपने पैर जमीन पर पटक दिए। वह आगे बात करने के लिए परेशान नहीं हो सकती थी। वह मुड़कर चली गई। उसी समय उसने अपने दांत भींच लिए और खुद से बुदबुदाई, मैं तुम्हें खुद को मूर्ख बनाना जारी रखने दूंगी। जब तुम उनसे मिलोगे तो मैं देखूंगी कि क्या तुम अभी भी अपनी जान बचाकर भाग सकते हो। ध्रुवांत ने अग्निशिखा की जाती हुई छाया को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हिमेश वास्तव में आइस फीनिक्स वंश के शीर्ष 5 में भी नहीं था। यदि उसने जो कहा वह सच था, तो इसका मतलब था कि आइस फीनिक्स वंश की ताकत को वास्तव में कम करके नहीं आंका जा सकता था। वे वास्तव में फीनिक्स वंश का हिस्सा होने के योग्य थे। उसने सच कहा। आइस फीनिक्स वंश के कुछ दुर्जेय व्यक्ति आज यहाँ नहीं हैं। अन्यथा स्थिति को हल करना थोड़ा मुश्किल होता। शांतनु ने सिर हिलाया और गंभीर भाव से बोला। ध्रुवांत ने हल्के से सिर हिलाया और बजाय इसके मुस्कुराया। साधना का मार्ग शुरुआत में शक्तिशाली शत्रुओं से भरा होता है। यदि हम केवल उनसे बचना चाहते हैं, तो हमारा मार्ग थोड़ा बहुत सूखा होगा। शांतनु दंग रह गया और काफी देर तक ध्रुवांत को अजीब निगाहों से देखता रहा। फिर उसने जवाब दिया, मैं शांतनु भाई ध्रुवांत के आपके हृदय की स्थिति की प्रशंसा करता हूँ। मार्ग में कभी न बचना, भय महसूस न करना, मन की यह स्थिति सच्चा मार्ग था जिसे सच्चा शक्तिशाली साधक साधता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ध्रुवांत 6ठी कक्षा सम्राट में अपनी मात्र साधना के साथ अन्य कुलों के प्रतिभाओं से भी नहीं डरता था। इस क्षण शांतनु अंततः समझ गया और उसने कुछ हद तक आह भरी थी। अस्पष्ट रूप से उसने महसूस किया कि उसके बगल में इस व्यक्ति का भविष्य अथाह था। उस समय एकमात्र आइस फीनिक्स वंश का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि पूरा फीनिक्स वंश भी उसे हिला नहीं पाएगा। जब मौलिक ने देखा कि हिमेश चला गया है, तो उसका भाव धीरे धीरे ठीक हो गया और उसने ध्रुवांत पर गहरी नजर डाली। उसने संकोच किया, फिर कहा, धन्यवाद, लेकिन तुम्हें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं अकेले उससे निपट सकता था। ध्रुवांत लापरवाही से मुस्कुराया। मुझे पसंद नहीं है कि दूसरे मेरे दोस्तों का अपमान करें। मौलिक का भाव जम गया। फिर उसने धीरे धीरे सिर हिलाया, फिर जटिल आंखों से अपनी निगाहें नीचे कर ली। लेकिन सुप्रा, जो अपने भाई के चरित्र से अत्यंत परिचित थी,
जानती थी कि उसके भाई का दिल शायद शांत नहीं था। आखिरकार उनकी पहचान और अनुभव के साथ नाइन नेदरबर्ड वंश में बहुत कम थे जिन्हें वे दोस्त कह सकते थे। इस प्रकार मौलिक का चरित्र ठंडा हो गया था। ध्रुवांत को उम्मीद नहीं थी कि उसके आकस्मिक शब्दों से मौलिक के दिल में ऐसी लहरें उठेंगी। जब उसने बोलना समाप्त किया तो वह मुड़ गया और पतले आदमी के सामने पत्थर के पेड़ पर वापस देखा। पहले सम्राट आध्यात्मिक तरल की 5 लाख बूंदों ने उसे एक फीनिक्स अग्निसार दिलाया था, जिसने मूल रूप से उसे बड़ा लाभ पहुंचाया था, जिससे ध्रुवांत में भी रुचि बढ़ गई थी। लेकिन अस्पष्ट रूप से वह महसूस कर सकता था कि पतले आदमी को भगवान जाने कहाँ से मिली चीजें वास्तव में असाधारण थीं। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या उस साथी ने उन खजानों को ढूंढते समय अपनी किस्मत का इस्तेमाल खत्म कर दिया था। इस प्रकार एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां वह केवल उन खजानों की रक्षा कर सकता था और उन्हें खोल नहीं सकता था। जब पतले आदमी ने ध्रुवांत की निगाहें अपनी ओर निर्देशित देखीं तो उसका दिल कांप उठा। जब उसने ध्रुवांत को फीनिक्स अग्निसार प्राप्त करते देखा तो उसका दिल पहले खून से टपक रहा था। यदि वह वस्तु उसके हाथों में होती तो वह उसे लगभग 1,000,000 बूंदों सम्राट आध्यात्मिक तरल की उच्च कीमत पर बेच सकता था। क्या बात है? क्या यह भाई अभी भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है? पहले मैंने देखा कि इस भाई के सील खोलने के तरीके कुछ हद तक गहन लगते थे। पतले आदमी ने सूखी हंसी हंसी जब उसने एक सवाल पूछा। उसने ध्रुवांत के सील खोलने की प्रक्रिया देखी थी और सफलता की संभावना वास्तव में इसे जबरदस्ती तोड़ने से अधिक थी। जब ध्रुवांत ने उसके शब्द सुने तो उसने सवाल का जवाब देने से परहेज किया। यह सिर्फ शुद्ध भाग्य है। उसने फिर पेड़ों पर उन क्रिस्टल गेंदों को देखा, फिर सुपरा पर एक और नजर डाली। बाद वाली जानती थी कि उसका क्या मतलब है और उसने अपनी निगाहें डाली, फिर अपना हाथ बढ़ाया और 3 क्रिस्टल गेंदों की ओर इशारा किया। जब ध्रुवांत ने यह देखा तो उसकी हथेली से एक चूषण बल आया और सुपरा द्वारा पहचानी गई 3 क्रिस्टल गेंदें उसके हाथ में गिर गईं। इसके बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक जेड बोतल निकाली और मुस्कुराया। कुल 1,500,000 बूंदें सम्राट आध्यात्मिक तरल। इसके लिए धन्यवाद। जब पतले आदमी ने देखा कि ध्रुवांत कितना निर्णायक था तो उसकी पलकें फड़क उठीं और उसकी आंखें उन 3 क्रिस्टल गेंदों पर टिकी हुई थीं जिन्हें ध्रुवांत ने लिया था। उसे लग रहा था कि सबसे अधिक कीमत वाले खजाने ध्रुवांत द्वारा लिए जाने वाले थे। उसके दिल में अनिच्छा के बावजूद वह ध्रुवांत की निगाहों के नीचे केवल एक मुस्कान के लिए मजबूर कर सकता था और अपने चेहरे पर एक बदसूरत मुस्कान के साथ जेड बोतल प्राप्त की। ध्रुवांत के साधनों को देखने के बाद वह पहले से ही जानता था कि ध्रुवांत कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और सबसे अच्छा यह था कि वह ऐसे व्यक्ति को नाराज करने से बच सके। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, पतला आदमी केवल अपने दिल में दर्द सहन कर सकता था और क्रिस्टल गेंदों से जुड़े आध्यात्मिक ऊर्जा तारों को काट दिया। 3 क्रिस्टल गेंदें ध्रुवांत के हाथ में गिर गईं और उसने धीरे से बोतल उछाली। वह अपने दिल में भी घबराया हुआ था क्योंकि उसने इस बार व्यावहारिक रूप से अपना सारा सम्राट आध्यात्मिक तरल खर्च कर दिया था। लेकिन अभी वह केवल सुपरा की विशेष क्षमता पर विश्वास करना चुन सकता था और उम्मीद कर सकता था कि 3 क्रिस्टल गेंदों में आइटम 1,500,000 बूंदों सम्राट आध्यात्मिक तरल की कीमत से अधिक होंगे।
अन्यथा वह इस बार नुकसान उठाएगा। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें।